व्हाट इज योर हाल एंड चाल? दर्द। कैसे हाल चाल हैं आपके? ऑल गुड? अच्छा जी, ओके। क्या पढ़ रहे थे हम? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? ओवरटोन। क्या पढ़ा था? ओवरटोन। ओवरटोन करा था ओवरटोन हमें का लास्ट में टेबल बनाया था। रस्सी सर। फिक्स कंपोनेंट्स का हमने टेबल बनाया था, राइट? यस सर। हमने अच्छा, बोला था आज हम लोग कॉम्पोजिट स्ट्रिंग पे स्टैंडिंग वेव्स करें। हाँ सर। सिंगल एंड पे तो पढ़ेंगे ना पहले। अभी तो हमने रस्सी को कितने एंड पर बांधा था? दो। सर बोथ साइड्स। ओके, नाउ लुक हियर। क्या लिखा हुआ है बेटा? स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। तो ध्यान से सुनिएगा, कहानी ऐसी है कि ये आपके पास एक रस्सी है, इसको आपने एक एंड पर बांध दिया है x इक्वल टू 0 पर। l इसकी लेंथ है और ये जो दूसरा वाला एंड है ये फ्री है। दिस इज फ्री टू ऑसिलेट। जब मैंने रस्सी दोनों एंड पर बांधी थी तो ये पॉइंट भी फिक्स था और ये पॉइंट भी फिक्स था, यानी कि यहां पर भी नोड बनना था, यहां पर भी नोड बनना था। लेकिन यहां पर अभी भी नोड बनेगा क्योंकि ये पॉइंट तो भैया फिक्स है, ये तो मूव यस नहीं। सर। लेकिन अब मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट पर क्या बनेगा, एंटी नोड। बिकॉज दिस इज फ्री टू ऑसिलेट। क्या ये बात समझ में? यस सर। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है, एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई अगर मैं एक रस्सी को ऐसे छोड़ दूं, एक एंड पर बांध दूं और दूसरे एंड पर ऐसे फ्री कर दूं, तो इसमें तो ನೋಡು ಚಿಕ್ಕನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಈಶಾನಿ ಕುಮಾರ್ನ ಬಂದಿದ್ದು ನೀಲಾಸೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ अगर मैं इस रस्सी को ऐसे करके छोड़ दूं बेटा, इस पे तो वेव चलेगी ही नहीं। वेव क्यों नहीं चलेगी? सोच के बताओ, क्या इस रस्सी में टेंशन है? नहीं है सर। इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं है। तो जब इसमें कोई टेंशन ही नहीं है तो इस पर वेव का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी कि इस पर एनर्जी मूव ही नहीं करेगी। तो जब हम ऐसा बोलते हैं कि ये एंड फ्री है, इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि बेसिकली ऐसे मान लो कि यहां पर मैंने इसे एक बहुत लाइट रस्सी से, एक ऐसी रस्सी जो आपकी ओरिजिनल रस्सी के मुकाबले, मतलब इसके मुकाबले बहुत हल्की है, एक ऐसी रस्सी से बांध दिया है। तो आपको याद होगा मैंने क्लास में पढ़ाया था कि अगर ये रस्सी बहुत भारी है और ये रस्सी बहुत हल्की है तो ये वाला जंक्शन फ्री एंड की तरह बिहेव करेगा। याद आ रही है बात? यस सर। यानी कि अब ये ऐसे करके फ्री है मूव करने को, और ये क्लैम्प्ड है तो इसमें एक टेंशन भी हमने डेवलप कर रखी है। अब सारी चीजें सही है। अब मुझे कंडीशन निकालनी है कि भैया क्या कंडीशन होगी जिस पर इसमें स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि यहां नोड बने और इस जगह पर एंटी नोड ऐसे बन जाए, क्योंकि मुझे ये पता है कि यहां नोड बनाना है या एंटी नोड बनाना है। इज दिस द फर्स्ट पॉसिबिलिटी? यस सर। यस सर। तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? बोलो, व्हाट शुड बी द लेंथ? लैम्डा बाय 4। क्या हमें पता है कि नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन λ/4 होता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इस पर जो स्टैंडिंग वेव बने वो ऐसी दिखे। बोलो, बात समझ में आती है? अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 लैम्डा बाय 4। 3 λ/4। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? ये पॉसिबिलिटी है, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 5 लैम्डा बाय 4। तो मुझे यहां से बहुत क्लियरली दिख रहा है कि लेंथ λ/4 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। 1 इंटू λ/4, 3 इंटू λ/4, 5 इंटू λ/4। यानी कि λ/4 के अगर ऑड मल्टीपल्स में होगी लेंथ, सिर्फ तभी स्टैंडिंग वेव बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। यानी कि मैं जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं? जनरल फॉर्मूला में लिख सकता हूं कि इसकी जो लेंथ है
दैट शुड बी 2n-1 लैम्डा बाई 4। यहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर है, आप 1 से डालना शुरू कर देंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 डालोगे लैम्डा बाई 4, 2 डालोगे 3 लैम्डा बाई 4, 3 डालोगे 5 लैम्डा बाई 4, 4 डालोगे 7 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन। अगर लेंथ इसको सेटिस्फाई कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि रस्सी अगर एक एंड पर बंधी हुई है तो उस पर स्टैंडिंग वेव्स बन जाएंगी। अगर आपको याद हो तो जब मैंने रस्सी दोनों एंड पर बांध दी थी तब ये फंक्शन नहीं था, तब जो फंक्शन था लेंथ का दैट वाज n लैम्डा बाई 2। याद आ रहा है इतनी बार? पर जब एक एंड पर बांधूंगा तो एक एंड पर लेंथ की ये वैल्यूज आएंगी। अब यहां से जैसे मुझे पता है कि जब रस्सी दोनों एंड पर बंधी होती है तो उसकी कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो अलाउड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट हार्मोनिक्स होते हैं जिसे हम nv/2l से कैलकुलेट करते थे। फंडामेंटल v/2l, फिर 2v/2l, फिर 3v/2l। याद आ रहा है इतनी बार? तो सिमिलरली यहां पर भी आई कैन कैलकुलेट द अलाउड फ्रीक्वेंसीज। यहां पर भी मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकता हूं। लेट अस सी कि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला क्या आता है, सेम आता है कि डिफरेंट आता है। कॉमन सेंस कहता है जब लेंथ डिफरेंट आई है तो फॉर्मूला भी डिफरेंट ही आएगा। लेंथ का फॉर्मूला है 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 4। यहां से मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू 4l अपॉन 2n-1। अगर ये लैम्डा है तो इस पर जो फ्रीक्वेंसीज होंगी दैट इज v बाई लैम्डा। v बाई लैम्डा का मतलब v बाई 4l अपॉन 2n-1, यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 2n-1 इंटू v बाई 4l। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर जो फ्रीक्वेंसीज निकल कर आएंगी वो अलाउड फ्रीक्वेंसीज होंगी स्टैंडिंग वेव की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी f0, तो फंडामेंटल के लिए आप n को 1 डालेंगे v/4l। और ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया जब रस्सी दोनों एंड पर बंधी थी और एक एंड पर बंधी है उसमें। जब दोनों एंड पर बंधी थी तो फंडामेंटल आई थी v/2l। आप फंडामेंटल कितनी आ रही है? v/4l। क्या आप ये एग्री करते हो कि दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक? फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब कौन सा ओवरटोन? 0। अब बताओ इसके बाद जस्ट अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी? भाई पहली तो आ गई v/4l, अगली के लिए जब तू यहाँ पर 2 डालेगा तो अगली फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आएगी? 3v/2l। यानी हार्मोनिक 3f0 का मतलब हो गया कि फर्स्ट हार्मोनिक। ध्यान से सुनो, फर्स्ट ओवरटोन। हार्मोनिक के बाद सीधे कौन सा हार्मोनिक आया? थर्ड। जबकि जब रस्सी दोनों एंड पर बंधी थी तो आपके पास टेबल भी बनी हुई है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सारे हार्मोनिक्स आ रहे थे और हार्मोनिक्स में से 1 माइनस कर देते थे तो ओवरटोन आ जाता था। रिमेंबर दिस और नॉट? यस सर। फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधे थर्ड हार्मोनिक मिलेगा एंड दिस थर्ड हार्मोनिक इज गोइंग फर्स्ट ओवरटोन। ये मैं समझा चुका हूं। अगली फ्रीक्वेंसी जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी 5v/4l यानी कि 5f0। 5f0 बोले तो कौन सा ओवरटोन? सेकंड ओवर। इससे मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है क्योंकि ये कौन सा हार्मोनिक होगा बेटा? हार्मोनिक। यानी कि जब रस्सी दोनों एंड पर बंधी होती है तो सारे हार्मोनिक्स हमको मिलते हैं, ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ f0 हमें मिलते हैं, सब अलाउड होता है। पर जब रस्सी एक एंड पर बंधी होती है तो आप याद रखेंगे कि f0 के सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स या ऑड मल्टीपल्स अलाउड होते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर अलाउड। ऑड हार्मोनिक्स मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सिर्फ ऑड मल्टीपल्स ही अलाउड हैं यहाँ स्टैंडिंग वेव के लिए, इवन मल्टीपल्स अलाउड नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हार्मोनिक में से 1 माइनस करने से ओवरटोन आ जाएगा? नहीं बोल सकते, वहां बोल सकते थे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब हम लोग इस काबिल हो गए हैं कि जो टेबल हमने वहां बनाई थी वही टेबल अब हम यहाँ बनाएंगे। n के बाद लेम्डा, सॉरी लेंथ के बाद फ्रीक्वेंसी, फिर हार्मोनिक, नोड एंटी नोड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है?
देखो मैं 2-3 चीजें तो मैं दिखा देता हूँ, फटाफट देखते हैं। एन की वैल्यू मैंने 1 डाली, लेंथ की वैल्यू आ गई λ/4, फ्रीक्वेंसी आ गई v/4l, जो कि मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये पहला हार्मोनिक है, और जीरो क्या है, ओवरटोन। बोलो इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अब अगर कोई मुझसे कहे कि स्टैंडिंग वेव की शेप बताओ, तो मैं देखो कैसे बताऊंगा। मुझे ये तो पता ही है कि यहाँ पर नोड है, लेंथ कितना है λ/4, तो एक नोड से अगर मैं λ/4 चल के जाऊंगा तो एंटी नोड मिल जाएगा, यस सर। यानी कि हाफ लूप बनेगा, फुल लूप नहीं, आधा लूप बनेगा। कितने नोड होंगे इसमें, एक, वो ये रहा। कितने एंटी होंगे, वो भी एक, वो ये रहा। बात समझ में आ गई? यस एन की वैल्यू 2 डालिए, लेंथ की वैल्यू आएगी 3 λ/4, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 3v/2 विच इज 3f0, यानी कि फर्स्ट के बाद सीधे थर्ड हार्मोनिक। ओवरटोन कौन सा? अब बताओ सोच के, शेप बनानी है मुझे, कितनी बार मुझे λ/4 चलना है? देखो यहाँ पर नोड है, एक बार λ/4 एंटी नोड, एक और बार λ/4 नोड, एक और बार λ/4 एंटी नोड, यानी कि शेप ऐसी बनेगी। समझ आई कि नहीं आई? यस। 2 नोड 2 एंटी नोड। तो इस प्रकार से अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक जनरल केस पूछ लूं कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया कि रस्सी एक एंड पर बंधी है और थर्ड ओवरटोन में है, किसमें है बेटा? तो आइए इस टेबल को फिल करने की कोशिश करते हैं। सोच के बताइए, अगर रस्सी थर्ड ओवरटोन में है तो क्या वो फोर्थ हार्मोनिक होगा? वो कौन सा सेवेंथ होगा? कैसे पहचानेंगे? देखो थर्ड ऑड मल्टीपल, तो पांचवे पे दूसरा, सातवें पे तीसरा। समझ आई बात? 2 to the power n -1 फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा? 7f0 लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी? 7 λ/4। इज दैट क्लियर? So, बनाते हैं। शेप अगर मैं बनाऊं तो बताओ मुझे कितनी बार λ/4 चलना है? 7 बार। 7 बार सर। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। तो 3 पूरे लूप बनेंगे, एक आधा लूप बनेगा, 3.5 लूप्स में वाइब्रेट करेगी, 4 नोड होंगे और 4 एंटी नोड होंगे। समझ आई बात कि नहीं है? यस सर। एनी डाउट्स? सर वो लाइट वाला नहीं समझा, वो आपने स्टार्टिंग में बताया ना, वेरी क्या? लाइट ले रहे हैं हम। बेटा वेरी लाइट का मतलब ये दूसरी रस्सी बहुत हल्की है, यहाँ एक रस्सी है पर बहुत हल्की है, तो अगर ये बहुत हल्की है तो ये एंड फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। assumption है ना, अजम्पशन नहीं बेटा, मैकेनिकली मुझे इसमें टेंशन रखनी है तो एक रस्सी मैंने ऐसी बांधी जो इसके मुकाबले बहुत हल्की है। वरना अगर तुम्हें याद हो बेटा, तो इसको फ्री करने के लिए एक दूसरा तरीका और भी है। मत करो ऐसे, एक मासलेस रिंग कार्ड लगा के ऐसे रॉड में फंसा दो, तब भी तो ये फ्री टू मूव हो जाएगा। याद आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ सर। वो भी कर सकते हो बेटा, जो अच्छा लगे वैसा कर लो। समझे? हाँ सर। बोलिए, क्या टेबल में कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, लुक है। अब मान लीजिए आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 3 रेजोनेंट, या 3 रेजोनेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं अभी, 3 कंसेक्यूटिव natural frequencies of a string are 90 hertz, 150 hertz, 210 hertz. Find सबसे पहले पार्ट में आपको ये बताना है इस डेटा को देख के कि ये रस्सी एक एंड पर बंधी है या दोनों एंड पर बंधी हुई है। वन एंड पर फिक्स है कि दोनों एंड पर फिक्स है। दूसरी चीज, आपको इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी होगी। तीसरी, ओवरटोन्स बताने कि ये जो फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखे हैं ये कौन कौन से ओवरटोन्स हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये आपके कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। एक बार बताइए, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कंसेक्यूटिव।
कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है कि अगर ये कोई भी फ्रीक्वेंसी है तो ये उसकी अगली अलाउड है, ये उसकी अगली अलाउड है। इट मींस इफ दिस इज एनी हार्मोनिक, ये उसका जस्ट अगला हार्मोनिक, ये उसका जस्ट अगला हार्मोनिक। यस और नो? हाँ सर। यस सर। तो सोच के बताओ, क्या ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, ये सब फंडामेंटल के मल्टीपल्स होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर। यस सर। यस सर। फंडामेंटल के क्या होंगे ये? मल्टीपल। तो आप में से कितने लोगों को समझ में आता है कि सर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी? यस सर। कितना आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 30. नाउ लिसन टू मी केयरफुली। जैसे ही मुझे पता चला कि 30 हर्ट्ज इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो क्या बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि ये 3f0 है, ये 5f0 है और ये 7f0 है? बोलो, नहीं आया समझ में? यस सर। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। बोलो, क्लियर है? यस हाँ सर। जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो बेटा अगर ये 3f0 है तो 3f0 के बाद मुझे सीधे क्या मिल रहा है? फिर f0, यानी कि सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। यानी कि इससे कि रस्सी किस पर बंधी हुई है? अगर मैं बात करूं ओवरटोन्स की, तो खुद से बताओ बेटा, 3f0 कौन सा ओवरटोन होगा? फर्स्ट। ये कौन सा होगा? सेकंड। और ये कौन सा होगा? Third. क्या ये बात समझ में आ गई? सर एक डाउट है। बोलो। सर बस एक बार आप वो एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए ना कि कैसे आपने कंक्लूड किया कि वो वन एंड पे फिक्स होगा सर? बेटा देखो ना, हार्मोनिक्स का रेशो ऑड नंबर है कि नहीं है? अरे 3f0, 5f0, 7f0 और कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब 3f0 के बाद सीधे 5f0 आ रहा है, 4f0 आ ही नहीं रहा है, तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ही तो मिल रहे हैं मुझे। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? बच्चों आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। बोलो, क्या Yes, कोई sir. दिक्कत है? यस सर। अनम्यूट अलाउड नहीं था, इसके लिए बोल नहीं था। अच्छा, अभी समझ में आया क्या बोला मैंने? हाँ सर। हाँ सर। मैं तुम्हारे कंसेप्ट को और क्लियर कर देता हूं। मान लो यही सेम क्वेश्चन होता और मैं डेटा चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन होता 3 consecutive natural frequencies of a string are 80 hertz, 100 hertz and 120 hertz. Let us say this was the question that was given to you, और सेम आगे का क्वेश्चन सेम है। आपको प्रिडिक्ट करना है एक एंड पर है कि दो एंड पर है, f0 कितनी है और ओवरटोन कितने। तो आराम से सुनते हैं। सबसे पहले मैं इसका HCF निकाल लेता हूं। जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही फंडामेंटल होगा। Yes, sir. 20 20 hertz। 20. Ask yourself, क्या ये 4 times f0 है? बिल्कुल ऐसा। 6f0. 4f0 भी आ रहा है, 5f0 भी आ रहा है, 6f0 भी आ रहा है, यानी कि दिस इज 4th हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक, 6th हार्मोनिक। सारे हार्मोनिक दिख रहे हैं मुझे। इसका मतलब कहां पर बंधी है ये रस्सी? बोथ एंड। Then दोनों एंड्स पर बंधी हुई है। सिर्फ ऑड होते तो मैं क्या बोलता? वन एंड। सिमिलर क्वेश्चन TWT में आया था और उन्होंने रेजोनेंट वर्ड यूज किया था, जैसे आपने बोला था ना थोड़ी देर पहले। हाँ, वैसा ही हाँ सर. आपने वो बोला था Resonant कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसके लिए तभी वो क्लिक हो गया TWT में कि वो रेजोनेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब वही वैसे ही होगा उसका फंडामेंटल और NV/12 टाइप का। ठीक। अब बताओ ये कौन सा ओवरटोन है? 4f0। Third. बेटा जब रस्सी दोनों एंड पर बंधी होती है तब तो हार्मोनिक -1 ओवरटोन नंबर होता है ना, याद है? भूल गए? Harmonic is 3rd overtone, 5th harmonic is 4th overtone, and 6th harmonic is 5th overtone. These are your answers. क्या ये बात समझ में आ गई? Any problem? ठीक है।
बेटा एक मिनट, एक एक करके बात करो, एक एक करके। हाँ बोलो। सर ये जो स्टैंडिंग वेव है इसका इंटरफियरेंस कैसा होता है वो बताए कि बताओगे? बेटा स्टैंडिंग वेव खुद ही इंटरफेरेंस से बनती है, तो स्टैंडिंग वेव का कौन सा सर मतलब ये जो फ्री एट वन एंड है उसका कैसे होता है वो आप बताओगे? हाँ बेटा सब बताऊंगा मैं, अभी कंपोजिट स्ट्रिंग बताऊंगा ना क्या करना है। ठीक है सर, और वो पहले आपने जो लिखा है वो सब कॉपी करने का टाइम दोगे? नहीं बेटा देखो, आज कॉपी मैंने एक चीज डिसाइड करी है कि मैं आपको कॉपी करने का टाइम नहीं देने वाला हूँ। उसका रीजन ये है कि हमारी हफ्ते में सिर्फ एक बार मुलाकात होती है, संडे टू संडे। वो भी सिर्फ हमारे पास 1.5-पौने 2 घंटे का लेक्चर होता है, और थर्ड लेक्चर तक वैसे भी आप लोग बिल्कुल बैटरी आपकी डाउन हो चुकी होती है। तो रीजन ये होता है कि अगर उसमें भी आप 15-20 मिनट आधा घंटा लिखने में वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट नहीं कवर कर पाएंगे। तो रादर बेटर अप्रोच इज कि हम इसमें पढ़ लेते हैं एंड एट द एंड आई विल शेयर द क्यूआर कोड विद यू। क्या बात समझ में आ रही है? सर एक मिनट स्क्रीनशॉट लेने दोगे? हाँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्क्रीन का साइड में। वैसे परेशान मत हो बेटा, मैं सारे वो आपको भेज दूंगा, आपको मैं क्यूआर कोड दे दूंगा, बट स्टिल अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से ले सकते हैं क्विकली। हाँ सर नेक्स्ट। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला क्या था, आप और एक बार बोल सकते हो? 2n-1 4l by v by 4l। ओके सर, थैंक यू। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रस्सी है 120 सेंटीमीटर की, जिस पर एक स्टैंडिंग वेव बनी हुई है, और वो स्टैंडिंग वेव आपको ऐसे दिखाई हुई है। आपके पास ये फोटो बन के आई है, दिस इज अ स्टैंडिंग वेव ऐसे, और इसके आगे बेटा ऐसे डॉट 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 साइन लगा हुआ है। डॉट 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 साइन का मतलब ये उसका एक सेक्शन दिखाया है स्टैंडिंग वेव का। इसके आगे भी कुछ हो सकता है, सोच के बताओ। इसे देख के पहचानने में आता है कि एक एंड पर है कि दो एंड पर बंदी है? कुछ कह सकता हूँ? हाँ सर, दोनों एंड नहीं बेटा, नहीं बोल सकते। सोचो, अच्छा ध्यान सोचो। आगे डॉट 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 है ना, जिसका मतलब आगे कुछ भी हो सकता है। तुम सोचो अगर आगे कोई फुल लूप हुआ, पूरा फुल लूप हुआ, अब तो ये दोनों एंड पर बंदी है। बोलो नहीं आई बात समझ में? लेकिन बेटा अगर आगे हाफ लूप हुआ तो ये एक एंड पर बंदी है। नहीं आई समझ में? समझ गया सर। आगे क्या है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये इतना पार्ट दे रखा है, हमें नहीं पता कि आगे क्या है, इसलिए ये दोनों एंड पर भी बंदी हो सकती है। एक एंड दोनों पर तरफ फुल मतलब फुल लूप हुआ है, फिर लास्ट में हाफ लूप हुआ है क्या वैसे? हाँ लास्ट सर 1 एंड ही है, क्योंकि हम लोग अगर वो 120 को डिवाइड कर देंगे तो फिर दिख जाता है कि चौधरी मत बन, रुक जा इधर, ध्यान से सुन। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इक्वल टू 0। एक रस्सी पर इस तरीके से स्टैंडिंग वेव बन रही है, और स्टैंडिंग वेव का ये पोर्शन आपको दिखा रखा है। क्या यहां तक बात समझ में आती है? यस। आगे देखिए, ये नेक्स्ट लाइन कह रही है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
having amplitude 3.5 millimeter is 15 centimeter as shown। इसका मतलब इसके जो पॉइंट, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, ये कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है बोलो? 3.5 mm. तो ये वाला पॉइंट भी 3.5 से ऑसिलेट कर रहा होगा, बोलो यस और नो? यस सर। ऐसे ही यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा जो कितने से ऑसिलेट कर रहा होगा? वाला भी कितने से ऑसिलेट कर रहा होगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो पॉइंट्स हैं जो 3.5 से ऑसिलेट कर रहे हैं, इनके बीच में कितनी दूरी है बेटा? 15 सेंटीमीटर। यानी कि ये दूरी 15 है, ये दूरी भी 15 है, और ये दूरी भी 15 है। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। एनी डाउट स्टिल हियर? सर एक ऑल्टरनेट केस में वो एंटी नोड भी हो सकता है ना, जिसका हाँ, इतनी इंफॉर्मेशन में आपको ये चीज बतानी है कि बताइए सोच के कि ये रस्सी एक एंड पर बंधी है या दो एंड पर बंधी है, एक चीज ये बतानी है। दूसरा, कौन से हार्मोनिक या कौन से ओवरटोन में है ये स्टैंडिंग वेव। और तीसरा, मैक्सिमम पार्टिकल एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द मैक्सिमम पार्टिकल एम्पलीट्यूड? 2a। मैक्सिमम पार्टिकल एम्पलीट्यूड एंटी नोड का होता है ना भैया, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है एंटी नोड वाला, यही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है, और इसका एम्पलीट्यूड होता है 2a। यानी कि थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करके दिखाना है 2a की वैल्यू। ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द डेटा दैट इज गिवन टू यू। इज द क्वेश्चन क्लियर? ट्राई करिए, 5 मिनट है आपके पास, ट्राई करिए, देखिए क्या कर सकते हैं। आया कुछ? फर्स्ट वाले का सर बोथ फर्स्ट एंड्स, वाला है। बोथ एंड्स, फर्स्ट वाले का क्या आ गया? बोथ एंड्स। बोथ एंड। अच्छा था, ठीक है। और फोर्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन। हार्मोनिक फोर्थ, थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन, ओके। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या आया? 3.5 √2। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस सर, 3.5 √2।
शुड आई डिस्कस दिस या अभी और ट्राई कर रहे हो? We'll discuss, sir. शुड आई डिस्कस या यू वांट टू ट्राई मोर? We'll discuss, sir. ओके चलो इधर देखो, चलो कॉमन सेंस लगाते हैं और कॉमन सेंस खेलेंगे। एक बात बताओ, ये दूरी कितनी है? 15। और ये कितनी है? 15. तो बेटा क्या सिमेट्री ये कहती है कि ये 7.5 होनी चाहिए? Yes, sir. अब अगर ये 7.5 होनी चाहिए तो ये कितनी होनी चाहिए? 7.5. मानते हो इतना? Sir. आप बताओ ये टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर दिख गई आपको कि नहीं दिख गई? यस सर। Yes, sir. ये जो 30 सेंटीमीटर है ये बेसिकली दो नोड्स के बीच का सेपरेशन है, और दो नोड्स के बीच का सेपरेशन इज λ/2। यस यस सर। दैट मींस मुझे एक चीज समझ में आ गया कि λ/2 शुड बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी वेवलेंथ मुझे मिल गई कितनी? 60 सेंटीमीटर. आप बताओ इस रस्सी की लेंथ कितनी है? 120 सेंटीमीटर. अगर ये रस्सी, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये रस्सी एक एंड पर बंधी होती, किस पर बंधी होती? एक एंड पर. तो इसकी जो लेंथ है वो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करनी चाहिए, वेयर n हैज टू बी इंटीजर। बोलो यस सर। देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रही है। l की जगह आपने डाल दिया 120, ये हो गया 2n-1, लैम्डा है 60/4, 60 से काटोगे यहाँ 2 आ जाएगा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 2n-1 हो जाएगा 8, यहाँ से x का वैल्यू आएगा 4.5। बोलो बात समझ में आती है? जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि n को इंटीजर होना चाहिए था, यानी कि रस्सी एक एंड पर, अगर रस्सी दोनों एंड पर बंधी है तो इसकी लेंथ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा n λ/2। देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 120 इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा हो गया 60/2, यहाँ काटेंगे 2, 2 इंटू 2, n की वैल्यू 4 आ गई क्या? यस सर। इंटीजर आ गया। इसका मतलब मैं बिल्कुल ध्यान से अच्छे से कह सकता हूँ कि दोनों एंड पर बंदी है, n की वैल्यू 4 आई है, इसका मतलब कौन सा हार्मोनिक है? और जब वो एंड पर बंदी है तो फोर्थ हार्मोनिक का मतलब 1 माइनस कर दूंगा तो थर्ड ओवरटोन है। फर्स्ट पार्ट समझ में, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छी बात। सर अगर इसमें डेटा ऐसे दिया हो कि दोनों में इंटीजर आ जाए फिर क्या? सर अगर डेटा ऐसा दिया है कि दोनों में इंटीजर आ गया फिर क्या करेंगे? नहीं होगा बेटा, वरना कोई ना कोई एक ऐसा पैरामीटर है, कोई ना कोई एक ऐसा डेटा और दे रखा होगा जिससे डिफरेंशिएट कर पाओगे। अच्छा ओके सर। राइट, चलो आगे देखो, आप क्या निकालना है मुझे? तो एक बात बताओ बेटा, जो स्टैंडिंग वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो यही तो होता है 2a sin kx। बोलो यस और नो? यस सर। क्योंकि हर x पर एम्पलीट्यूड सेम होता है कि हर x पर अलग अलग होता है? डिफरेंट सेम होता है। हर x पर सेम होता है? सॉरी सेम नहीं, अलग होता है। तो किसी भी x पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो यही होता है कि नहीं होता है? यस सर। इसमें से मुझे वैल्यू कौन सी चाहिए? अब अगर मैं इस फोटो को ध्यान से देखूं बेटा तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी दिख रही है कि यहां से जो ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, क्या मुझे इसका एम्पलीट्यूड 3.5 पता है? Yes, sir. कितने x पर है? इसका x कितना है? 7.5। जब x का वैल्यू 7.5 है तो एम्पलीट्यूड 3.5 है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes. इसको सेटिस्फाई करा दो, इसके अंदर एम्पलीट्यूड हो जाएगा 3.5 mm, तो दे रखा है 2a मुझे पता नहीं है, 2a मुझे निकालना है। साइन k हो जाता है 2 पाई बाय लैम्डा, आपने पढ़ा था k इज 2 पाई बाय लैम्डा एंड लैम्डा इज 60 और x की जगह आपने डाल दिया 7.5। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, 7.5 से काटेंगे 30 तो यहाँ 4 आ जाएगा। ये हो गया साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 का मतलब होता है 1/√2, ये हो गया 3.5 mm। तो मुझे जो 2a की वैल्यू चाहिए थी विच इज द मैक्सिमम पार्टिकल एम्पलीट्यूड, दैट इज 3.5√2 mm। दिस इज द आंसर टू द थर्ड पार्ट। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है,
बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बात नहीं करो, बात नहीं करो बेटा। ये एक रस्सी है, ये एक दूसरी रस्सी है। बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। नेक्स्ट, यहां से इस रस्सी को ले जाके एक पुली से ऐसे करके बांध दिया, और यहां से एक 10 kg का मांस टांग दिया, लाइक दिस। ये दो रस्सियां हैं। बेसिकली हमने जो आपको कंपोजिट स्ट्रिंग की बात बताई थी, कंपोजिट स्ट्रिंग मतलब जब हम दो रस्सियों को ऐसे करके जोड़ देते हैं और स्टैंडिंग वेव्स की बात करते हैं, हम लोग वही बात करने जा रहे हैं, बट हमने सीधे सीधे एक क्वेश्चन उठा लिया है। हम इस क्वेश्चन के थ्रू इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। बोलिए, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज μ1, दिस इज μ2, दिस इज गिवन टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों रस्सियों में टेंशन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग टेंशन अलग अलग है। सेम है। तो कैलकुलेट करके पता चलेगा। इस पूरी रस्सी में जो टेंशन होगी वो बेसिकली इसके वेट के बराबर होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। इतनी मैकेनिक्स पढ़ के आए हो कि नहीं? यस सर। इस पर नीचे क्या लग रहा होगा, जल्दी बोल। एनजी। यहाँ क्या लग रहा होगा? क्या इसका कोई एक्सेलरेशन है? नो। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या ये T 10G के बराबर हो जाएगा? यस सर। और क्योंकि ये पूरी रस्सी का भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टली इधर डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हर जगह टेंशन सेम होनी चाहिए। यस और नो? यस सर। तो फुल रस्सी इज अंडर सेम टेंशन। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलो अब सुनो, ध्यान से, ध्यान सुनना। तुमसे क्या कहा गया? तुमसे कहा गया फाइंड एट व्हाट फ्रीक्वेंसी जंक्शन, और यहां एक वर्ड और ऐड कर देता हूं मैं, फाइंड एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जंक्शन विल बिहेव like a node। ये जो जंक्शन है, जंक्शन मतलब ये वाला पॉइंट जहां पर दोनों रस्सी मिल रही हैं, किस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर यहां पर क्या बन जाएगा? बोली, बात समझ में आती है? अब यहाँ पर आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आराम से सोचते हैं, आराम से समझते हैं, और कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आराम से सुनिए। एक बात बताइए, ये एक रस्सी है और एक रस्सी ये है। पहला सवाल, इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज सेम होंगी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी? अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L। अगर रस्सी दोनों एंड पर बंधी हुई है, और अगर रस्सी एक एंड पर बंधी है तो V/4L। V भी अलग अलग आएगा क्योंकि टेंशन सेम है, पर म्यू अलग अलग है, तो वेलोसिटी अलग अलग आएगी है। लेंथ अलग अलग है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली क्या आने वाली है? नेक्स्ट चीज, तू मेरे को ये बता कि ये जो जंक्शन है, जंक्शन, इस जंक्शन पे मेरे को बनाना क्या है? नोड। ये जो जंक्शन का पॉइंट है ये हिलना नहीं चाहिए, यही तो कंडीशन है भाई। यानी कि यहाँ क्या बनना चाहिए? ये पॉइंट ऑब्वियसली क्या बनेगा? और ये पॉइंट भी ऑब्वियसली क्या बनेगा? तो माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या अब मैं ऐसा मान सकता हूं कि दिस इज अ स्ट्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड दिस इज द स्ट्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स? यस और नो? यस बिकॉज इस रस्सी के दो छोर कौन से हैं? एक छोर ये तो फिक्स था,
ये मैकेनिकली फिक्स नहीं किया गया था, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ नोड बनाना है, मतलब ये पॉइंट मूव कर नहीं सकता, तो यानी कि ये रस्सी दोनों एंड पर बंधी हुई है, ये भी दोनों एंड पर बंधी हुई है। क्या इतनी बात समझ में आती है? सर वो नहीं समझा, वो क्या नहीं राइट वाला नोड कैसे लिया आपने? अबे ये थोड़ी मूव करेगा पॉइंट, ऐसे ट्रांसवर्सली थोड़ी मूव करेगा। हाँ सर समझा। अब मेरी बात समझो, अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा कब होगा जब ये नोड बन जाएगा। मैं इस रस्सी को कैसे ट्रीट कर रहा हूं? मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं एक ऐसी रस्सी जो दोनों एंड पर बंधी है, और इसको भी ऐसा ट्रीट कर रहा हूं जो दोनों एंड पर बंधी है। क्या यहां तक बात समझ में आती है? बताओ सोच के, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम होंगी कि अलग अलग? अलग अलग होंगी, तो दोनों का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा जो सेम हो जाता है। तो मान लो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 हर्ट्ज। क्या ये मानते हो? हाँ सर। मैं तुम्हें विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको उसको विजुअलाइज करना है। ये 50 हर्ट्ज है और 30 हर्ट्ज है। अच्छा एक और चीज, नेक्स्ट चीज, मान लो मैंने इस पूरी रस्सी को कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कराया? 50 हर्ट्ज से। ये पूरी रस्सी जब ऑसिलेट करेगी तो अलग फ्रीक्वेंसी से करेगी कि एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी? एक ही फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कराया? 50। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस 50 हर्ट्ज पे यहाँ तो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी? कौन सा हार्मोनिक बनेगा? फर्स्ट वाला। क्या इस फ्रीक्वेंसी पर यहाँ स्टैंडिंग वेव बन जाएगी? बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ स्टैंडिंग वेव बन जाएगी तो उस स्टैंडिंग वेव की वजह से क्या ये पॉइंट नोड बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन क्या इस फ्रीक्वेंसी पे इसमें स्टैंडिंग वेव बन जाएगी? नहीं सर, नहीं बने। यहाँ स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो 30 होगी या 30 के मल्टीपल्स होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस 50 पे यहाँ स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। अगर यहाँ स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी तो क्या ये वाली रस्सी इस पॉइंट को नोड बनाएगी या नहीं बनाएगी? दैट मीन्स ये रस्सी इसको नोड बनाएगी, यानी कि ये रस्सी इसको नहीं हिला रही है, लेकिन ये वाली तो इसको हिला रही है कि नहीं हिला रही है? यस सर। यानी कि यहाँ नोड बनने वाला नहीं अब सुनिए, 50 पे तो ऐसा नहीं है। देना पड़ेगा। 50 के बाद अगली कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस पर यहाँ स्टैंडिंग वेव बन जाएगी? 100 पर बन जाएगी कि नहीं? दिस विल बी इन विच हार्मोनिक? सेकंड। पर क्या बेटा इस 100 हर्ट्ज पे यहाँ स्टैंडिंग वेव बनेगी? तेरा काम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 50 और 100 के बाद विच इज द लास्ट नेक्स्ट वैल्यू दैट इज अलाउड? 150। नाउ थिंक योरसेल्फ, क्या 150 पर यहाँ स्टैंडिंग वेव बन जाएगी? कौन सा हार्मोनिक? यानी कि ये रस्सी इसको नहीं हिलाएगी, ये रस्सी से नोड बनाएगी। पक्की बात है? क्या 150 पर ये भी स्टैंडिंग वेव बना देगा? तो ये बेटा 30 × 5 है, 30 का भी तो मल्टीपल है। हाँ सर। यानी कि ये वाला पार्ट कौन से हार्मोनिक में आ जाएगा? ये वाला। ये भी इसे नहीं हिलाएगा, ये भी इसे नहीं हिलाएगा। जब दोनों नहीं हिलाएंगे तो क्या ये पॉइंट नोड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये वाली रस्सी 3 लूप में ऑसिलेट कर रही होगी थर्ड हार्मोनिक में, और ये वाली रस्सी 5 लूप हार्मोनिक में। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ऐसा पहली बार 150 हर्ट्ज पे होगा। बोले ये बात समझ में आती है? अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, अगर तुमने वो समझ ली तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होगा। अगर 150 पे हो रहा है तो अगली बार 300 हर्ट्ज पे दोबारा होगा। नहीं आया सर? 450 पे फिर से होगा। नहीं आया समझ? हर मल्टीपल पे आया सर। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर। एसटीएम लेना है। क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तो बताओ सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कौन सी है जिस पर ये नोड बनेगा? 150 हर्ट्ज। तो क्या मैं सिंपल भाषा में बोल दूं कि इस रस्सी की जो फ्रीक्वेंसीज है और इस रस्सी की जो फ्रीक्वेंसीज है उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होगा, दैट विल बी द फर्स्ट मल्टीपल, और फिर उस एलसीएम के जो मल्टीपल्स होंगे वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। यस और नो? यस सर। कुछ समझ में आया आपके कि ऊपर से चला गया? सर आ गया समझ में? अब इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। मैथमेटिकली इसको कैसे करेंगे? ये 50 और 30 तो मैंने सिर्फ एक वैल्यू लेके आपको समझाने की कोशिश करी थी। मैथमेटिकली कैसे करेंगे एक बार बताओ। जब ये जंक्शन पहली बार नोड बनेगा, क्या मुझे पता है कि इसमें कौन सा हार्मोनिक होगा? नहीं सर। क्या मुझे पता है इसमें कौन सा हार्मोनिक होगा? नहीं सर। तो मैंने बोला लेट
mth harmonic of left wave, mth harmonic of left string coincides with, किसके साथ coincide करती है ये? हार्मोनिक ऑफ Right string. nth harmonic of right string। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, मतलब मैंने बोला भैया कि जब पहली बार जंक्शन पे नोड बन रहा है तब ये रस्सी किसी mth हार्मोनिक में, ये किसी nth हार्मोनिक में, हमें m और n की वैल्यूज चाहिए। इज दैट क्लियर? yes sir. सर आपको मैं चार्ट पे आंसर भेज दी। सुन लो, इसके mth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? mv1/2l1 बोलो। Yes sir. इसके nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? NV2/2L2। क्या ये दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर होनी चाहिए बेटा? Yes sir. हाँ सर। एलसीएम ले रहा हूं ना, तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो दोनों बराबर होनी चाहिए कि नहीं? Yes sir. 2 से 2 कट गया, यहां से मुझे मिला m/n इज इक्वल टू L1/L2 इंटू V2/V1। क्या इतनी बात चमक रही है? Yes sir. आप सुनो बेटा, L1/L2, क्या मैं V2 की जगह √T/μ2 और V1 की जगह √T/μ1 लिख सकता हूं? Yes sir. नहीं लिया? टेंशन मैंने अलग अलग क्यों नहीं? ये टेंशन तो सेम है ना टेंशन। हम तो स्ट्रिंग तो सेम ही है, नहीं तो टेंशन अलग होगा तो टूट जाएगा। अभी समझाया था, बोलो समझ आई? Yes sir. तो ये आ जाएगा L1/L2 इंटू रूट ओवर mu1/mu2. ये m/n आ गया। क्या अब ये सारी वैल्यूज मुझे दे रखी हैं? Yes sir. तो इसको मैं निकाल लेता हूँ बेटा। m/n इज इक्वल टू L1/L2 इंटू रूट ओवर mu1/mu2। L1 दे रखा है 0.3, L2 दे रखा है 0.75, mu1 दे रखा है 6.3 और mu2 कितना दे रखा है? तो यहाँ से डेसिमल हटाया, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 0.3/0.75 इंटू 3/2 यानी कि 0.9/1.5। डेसिमल उड़ गया, 9/15 का मतलब क्या आया? 3/5. तो m/n की वैल्यू 3/5 आई है। तो सोच के बताइए, अगर m/n की वैल्यू 3/5 आई है तो पहला सॉल्यूशन सेट क्या है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? पहला सॉल्यूशन सेट होगा कि m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 5। का मतलब जब ये रस्सी थर्ड हार्मोनिक में होगी और ये वाली रस्सी किस में होगी? फिफ्थ हार्मोनिक में, तब ऐसा पहली बार हो रहा होगा। यानी कि जो शेप होगी वो ऐसी होगी कि यहाँ पर बन रहे होंगे 3 डब्बे और यहाँ पर कितने डब्बे बन रहे होंगे? 5 डब्बे। कुछ हवा लगी कि ऊपर से चला गया सब कुछ? बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात? माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा सिर्फ एक ही बार होगा क्या? m/n 3/5 पहली बार जब आएगा, अगली बार अगर m 6 हो जाए और n 10 हो जाए तब भी तो m/n 3/5 ही है। ये छठे हार्मोनिक में और ये 10वें हार्मोनिक में, यानी कि, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? मिनिमम के लिए मिनिमम का आंसर होगा दैट दिस हैज टू बी इन द थर्ड हार्मोनिक एंड दिस हैज टू बी इन द फिफ्थ हार्मोनिक। अब फ्रीक्वेंसी पूछिए, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी भाई? फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलेगी कि टेंशन पता है, या तो मैं इसका थर्ड हार्मोनिक निकाल दूं या मैं इसका क्या निकाल दूं? फिफ्थ हार्मोनिक। दोनों की एक ही चीज आएगी कि नहीं आएगी? तो मैं लेफ्ट वाली स्ट्रिंग की थर्ड हार्मोनिक लिख देता हूँ, लेफ्ट वाली स्ट्रिंग का थर्ड हार्मोनिक लिख देता हूँ। थर्ड हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होगा? 3v1/2l1 होगा कि नहीं होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे। 3/2 v1 कैसे आएगा? L1। अब सोचो बेटा, आराम से सोचो। 3/2 L पता है क्या? 0.3। टेंशन पता है क्या? कितनी है टेंशन? कितनी है बेटा पूरी रस्सी में? 100 न्यूटन। और mu1 कितना दे रखा है? 6.3। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से जो भी आंसर आएगा, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इट इज हैपनिंग। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि जब पहली बार ये जंक्शन नोड बन रहा होगा
तो कितने एंटी नोड्स होंगे, रस्सी पर कितने एंटी नोड्स होंगे? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 8 कैसे? क्योंकि जब पहली बार ऐसा हो रहा है तो ये तीसरे हार्मोनिक में, ये पांचवें पे, यानी कि 3 एंटी नोड इसमें, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 5 एंटी नोड इसमें। टोटल कितने एंटी नोड है रस्सी के ऊपर? 5। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो भाई, एनी डाउट्स? नो सर। एनी डाउट्स? सर हाँ बोलो। सर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने ऐसे क्यों माना कि दोनों रस्सी दोनों एंड पे टाइड है? क्योंकि बेटा जंक्शन पे मुझे क्या बनाना है? नोड। नोड मतलब ये पॉइंट हिल सकता है कि नहीं हिल सकता? नहीं। तो अब इस रस्सी को देखो सर, इस रस्सी का ये पॉइंट फिक्स है हाँ सर और ये पॉइंट भी फिक्स्ड है, समझा। वो भी कर सकता ना भाई। और बताओ, और कुछ पूछना है? नहीं सर। बोलो भाई, कंसेप्ट क्लियर है ये वाला कि नहीं? Yes, sir. अरे पक्की बात है क्या? बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आ गई है? यस सर। Yes, sir. एनी द प्रॉब्लम? नहीं sir. चलिए इधर देखिए फिर। बात नहीं करना, मुझे ये बताओ, डिड वी टॉक अबाउट दिस अभी? क्या हमने स्टैंडिंग वेव का एनर्जी एनालिसिस किया है अभी? No. ट्रैवलिंग का किया था ना? हाँ सर। हाँ सर। ट्रैवलिंग का किया था कि नहीं किया था? हाँ सर किया। यस सर। चलो बेटा, कुछ बहुत मजेदार तुम्हारे सामने आने वाला है। हालांकि इसका डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा गंदा होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप कहेंगे तो मैं आपको करा दूंगा, नहीं कहेंगे तो आप फील लेने के लिए सिर्फ फील ले सकते हैं। बात समझ में आती है? देखिए हो क्या रहा है। हाँ सर। हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव है, जे नोड है, जे भी नोड है। पहले तो बताइए, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड और कंपोजिट स्ट्रिंग, तीनों का फंडा क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. जे क्या बन रही है भैया? ये स्टैंडिंग वेव। बोलो, बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. अब आपको थोड़ा पुराने लेक्चर में जाना पड़ेगा, तो मैं आपको धीरे 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 चमकाऊंगा कि यहाँ होता क्या है। देखो बेसिकली हमने इसको एक नाम दिया स्टैंडिंग, उसके पीछे एक रीजन है, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ट्रैवलिंग वेव को ट्रैवलिंग क्यों बोला था? क्योंकि एनर्जी उसमें ऐसे करके क्या कर रही थी? ट्रैवल कर रही थी, एक एंड से दूसरे एंड जा रही थी। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ नाम है स्टैंडिंग। इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो ट्रैवल नहीं कर रही है, वो खड़ी हो गई है एक जगह पर, रुक गई है। एंड व्हाई डू वी कॉल दिस स्टैंडिंग? बिकॉज ये जो दो नोड पॉइंट्स हैं, ये और ये, इनके बीच में जो रस्सी है, इस पूरी रस्सी की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि वट एवर एनर्जी इज बिटवीन दिस रस्सी या बिटवीन दीज टू नोड पॉइंट्स, वो एनर्जी यहीं पर रहेगी। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी। वो कैसे चेंज होगी अभी मैं बताता हूं तुम्हें, अभी फील दिलाता हूं। लेकिन वो एनर्जी जो इसके बीच में है वो यहीं रहेगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, इसके बीच में ही घूमती रहेगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। Yes, sir. इसको मैंने क्या नाम दिया? स्टैंडिंग वेव। बोलो, बात समझ में आती है? Yes, sir. अब कैसे हो रहा है ऐसा, वो थोड़ा फील लेते हैं। एक बात बताओ, जिस दिन मैंने आपको स्टैंडिंग वेव बना के दिखाई थी, थोड़ा सा याद करिए, क्या आपको ऐसा याद आता है? शायद आपको याद आए कि ये रस्सी की क्या है, ये जो मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं, क्या ये रस्सी की नेचुरल पोजीशन है? बोलो यस। यस। Yes, sir. Yes, sir. मीन पोजीशन बोलते थे इसे। कुछ याद आया? Yes, sir. Yes, sir. जब पहली बार स्टैंडिंग वेव बनेगी T/4 पे, तो क्या T/4 पर रस्सी ऐसी दिखती है? बोलो, याद करो। यस। मुझे पूरी रस्सी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है किन दो पॉइंट्स के बीच में? अरे किन दो पॉइंट्स में? दो नोड्स के बीच में। बोलो, इज दैट क्लियर और नॉट? Yes. चलो आराम से सुनना। एक बात बताओ बेटा, सिर्फ इस रस्सी को देखो, दो नोड्स के बीच वाली रस्सी को, यहाँ इसको देखो, इसको जस्ट लुक हियर। क्या ये सारे के सारे पार्टिकल्स अपने अपने एम्पलीट्यूड पर हैं?
यस सर। क्या ये सारे के सारे पार्टिकल, भाई ये वाला अपने एम्पलीट्यूड पर है, ये वाला अपने एम्पलीट्यूड पर है, ये अपने एम्पलीट्यूड पर है, आर ऑल ऑफ देम एट देयर एम्पलीट्यूड्स? यस सर। तो बताओ हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी 0 होती है, पढ़ा था ना ये? हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 यानी कि यहां से यहां तक जो रस्सी है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जल्दी बोल जल्दी। 0 इतनी बात समझ में आई? यस सर। पर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर ये जो मेरी रस्सी है ये अपनी नॉर्मल शेप से मैक्सिमम डिफॉर्म्ड है? यस इलास्टिक पोटेंशियल क्या स्टोर्ड होगी? क्या स्टोर्ड होगी? इलास्टिक पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ पर किस फॉर्म में होगी बेटा? मैक्सिमम। इज दैट क्लियर टू यू? अगर मैं पूछूं कि इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है यहाँ पर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वुड बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस काइनेटिक एनर्जी 0, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वही इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप बताइए, ये तो आपने सिचुएशन बनाई ऐसी जो कि T/4 पर होती है। क्या आपको याद है इसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है जब ये पूरी रस्सी फ्लैट हो जाती है, सारे के सारे मीन पोजीशन पे होते हैं? यस सर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सुनो फिर से इस वाली रस्सी को देखो, जस्ट लुक एट दिस पार्ट ऑफ द रस्सी बिटवीन टू नोड्स। बताओ इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 क्योंकि अब तो ये अपनी नेचुरल लेंथ में है। यस और नो? यानी कि यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? बोलो 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 बोलो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा है? यस अगर हर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा है तो सबकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एसएचएम में मीन पोजीशन मैक्सिमम होती है, याद आ रहा है? तो इस रस्सी के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, कितनी है? मैक्सिमम। तो बताओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालोगे? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम होगा। और यहाँ पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम होगा। अब एक जनरल पोजीशन देखते हैं, जनरल पोजीशन, एक कोई भी जनरल पोजीशन देखते हैं ऐसे करके, ये वाली देख लेते हैं भाई साहब। बताइए यहाँ पर रस्सी के पास कौन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। कुछ काइनेटिक भी है और कुछ इलास्टिक पोटेंशियल भी है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर काइनेटिक मैक्सिमम है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक क्यों है? क्योंकि पार्टिकल अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर तक जाना है। पोटेंशियल इसलिए क्योंकि नेचुरल लेंथ से कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। तो मैं आपको पता है क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे आप यहाँ पर ये सम कैलकुलेट करिए, चाहे आप यहाँ पर ये सम कैलकुलेट करिए, चाहे आप यहाँ पर ये सम कैलकुलेट करिए, ये सम तीनों जगह सेम आएगा। ये सम तीनों जगह क्या आएगा? सेम आएगा। सेम आने का मतलब इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट बिटवीन एनी टू नोड्स। इसीलिए हम कहते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कांस्टेंट हो गई है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी कि एनर्जी यहाँ पर खड़ी हो गई है। दैट इज व्हाई वी गिव दिस अ नेम स्टैंडिंग वेव। अच्छा मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं? डिस्कस कर चुके हो। हाँ बेटा मुझे पता है, मैं डिस्कस कर चुका हूं, बट मैं कुछ बताने के लिए कर रहा हूँ, सुन लो आराम से। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दो नोड्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है? यस नो सर। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। नो। उन दोनों का सम क्या होता है? कांस्टेंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है। बेसिकली आपको दिख रहा है ना, जब ये यहाँ पर था तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, सब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी, और जैसे जैसे यहाँ तक आया सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? यानी कि एनर्जी इलास्टिक से पोटेंशियल, सॉरी काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक में इंटर कन्वर्ट होती रहती है, पर टोटल ही कांस्टेंट रहती है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब मेरा सवाल यह है कि या तो आप कह दो कि सर हम आपको आप पे हमको भरोसा है, आपकी ये बात हम मान लेंगे, एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम मान लेंगे, याद करेंगे, या फिर आप चाहते हैं कि सर आप इसका पूरा पोस्टमार्टम करके हमको प्रूव करके दिखाइए कि हाँ ऐसा होता है। जरूरत है तो बड़ा वरना चलेगा क्या सर? साफ सीधी बात, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं।
हाँ सर, प्रूफ की जरूरत सर वो नहीं। प्रूफ का कुछ यूज होगा आगे तो फिर आप करा प्रूफ की जरूरत नहीं। वही सर, साफ सीधी बात है। साफ सीधी बात से चल जाएगा ना, बढ़िया। सर समी तो सॉल्व करना है, हमको कौन सा डेरिवेशन लिखना है पेपर में। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब बस आप ये याद रखोगे कि टोटल एनर्जी क्या बेटा, क्या टोटल एनर्जी बिटवीन टू, बेटा टोटल एनर्जी बिटवीन टू नोड्स क्या होती है? याद रखो और सुन लो ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? और वो जो बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो निकल के आती है m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। याद होना चाहिए, अगर आप इसके डेरिवेशन पार्ट में नहीं जाना चाहते हैं, यू मस्ट रिमेंबर कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी है m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओमेगा क्या है आपको पता है, a क्या है आपको पता है, m क्या है? ऑब्वियसली m है दो नोड्स के बीच में जितनी भी रस्सी है उसका मास, यानी कि ये जो रस्सी है इसका मास m है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ। इतनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है इस रस्सी में। तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि ये जो टॉप मोस्ट वाला पॉइंट है यहाँ पर कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगी टोटल एनर्जी। और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यही होगी, क्योंकि वहां कोई इलास्टिक एनर्जी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी को इतना होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? सर दोनों कोई पॉइंट पे इक्वल है वो हमें याद रखना जरूरी है कि नहीं? क्या कह रहे हो? जब भी वो इक्वल होता है तभी याद रखना जरूरी है, नहीं मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट होता होगा ऑब्वियसली जहां पर दोनों बराबर बराबर बढ़ती होंगी, हाफ हाफ बढ़ जाती होंगी, बट वो याद रखने की जरूरत नहीं है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? यस ठीक है भाई, चलिए साहब, अब हम लोग इस लायक हो गए हैं कि अब हम पढ़ेंगे एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ। इसको पढ़ने से पहले मुझे आपसे एक चीज जाननी है, तब तो आप मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना फील इसका दिया जा सकता है। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ऑसिलेशन या डैम्प्ड ऑसिलेशंस पढ़े हैं? नहीं सर, नहीं पढ़े सर ऑसिलेशन। सर STO का एक साउंड था बस। सुन लो, सुन मेरी बात सुन। हैव यू स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस? 10th में पढ़ा था। लोअर क्लासेस में पढ़ा। 10th में पढ़ा था। अच्छा, फोर्स्ड ऑसिलेशंस का बहुत ज्यादा फील नहीं है सर। तो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, ध्यान से सुनिएगा। सुन लो बेटा, सुन लो, सुन लो। इस दुनिया में हर चीज के वाइब्रेशन की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब जब आप उसे बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, व्हेन इट इज फ्री टू ऑसिलेट, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करता है उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे समझे? इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये माउस देख पा रहे हैं? यस सर, यस। तो देखो बेटा इधर, इस को अगर मैं ऐसे देखूं तो इट इज एग्जैक्टली लाइक अ सिंपल पेंडुलम। तो अगर मैं इसे ऐसे हल्का सा हिला के ऐसे करके छोड़ दूं तो ये फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है? बोलो यस और नो। यस सर। कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी इसके ऑसिलेशन की कि नहीं? यस सर। वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी एसएचएम में कि इसका टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। उस टाइम पीरियड को रेसिप्रोकेट कर देंगे 1 बाय टाइम पीरियड, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। वो फ्रीक्वेंसी इसकी फ्री फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो यस और नो। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, अगर मैं एक दीवार से एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लूं और एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ऐसे लेके फ्रीली छोड़ दूं, इसको फ्रीली छोड़ दूं, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। आपने एसएचएम में पढ़ा है कितना टाइम पीरियड होता है इसका? 2π√m/k। तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। वो फ्रीक्वेंसी इसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर और नॉट? यस। फोर्स्ड ऑसिलेशन तक आपको धीरे धीरे लेके आते हैं कि क्या करते हैं। अगर बेटा मैंने किसी भी चीज को नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करते हुए छोड़ दिया, जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो आप, इसको मैंने इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर ऐसे छोड़ दिया, ऑसिलेट कर रहा है,
तो इसके ऑसिलेशन थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप देख पाओगे कि इसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट होगी एयर फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं डैम्पिंग। ऑसिलेशन डैम्प होता चला जाएगा और अल्टीमेटली रुक जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये डैम्प ना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और बाहर फोर्स आना पड़ेगा। फोर्स अप्लाई करते रहना। वैक्यूम में डालो, थोड़े थोड़े टाइम के बाद इस पर क्या लगानी पड़ेगी? एक रिस्टोरिंग फोर्स। एक फोर्स लगानी पड़ेगी, जो फोर्स, जैसे मान लो मैंने ऐसे ऐसे लगा के छोड़ा, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा घटना शुरू हुआ, मैंने फिर एक फोर्स लगा दी, तो इसके एम्पलीट्यूड को मैं मेंटेन कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अगर मैं बाहर से एक्सटर्नली एक ऐसी पीरियोडिक फोर्स लगाऊं, अंडरस्टैंड द वर्ड पीरियोडिक, मैं कॉन्स्टेंटली फोर्स नहीं लगा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं पकड़ के ऐसे हिला रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं पीरियोडिकली फोर्स लगा रहा हूं कि अभी लगाया, फिर 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद, यानी कि 1 सेकंड के टाइम पीरियड से लगा रहा हूं मैं, यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। तो अगर मैं एक पीरियोडिक फोर्स लगा के इस ऑसिलेशन को मेंटेन कर रहा हूं तो ऐसे ऑसिलेशन को फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलेंगे। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? राइट। इसका सिंपल सा एग्जांपल, सबसे अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल आप सबने बचपन में किया है। बचपन में हम लोग सब जब झूले पे बैठ के ऐसे झूलते थे, तो जब हम झूलते थे तो थोड़ी देर के बाद वो झूला रुक जाता था, याद है? उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते थे? जब आप ऐसे पकड़ के झूलते थे और ऐसे झूल के वापस पीछे आते थे, तो कोई आपको पीछे से वापस धक्का देता था, फिर आप झूलते हुए जाते थे, फिर आते थे लौट के, फिर पीछे से मैं धक्का देता था, फिर तो उससे एम्पलीट्यूड आपका मेंटेन रहता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसी ऑसिलेशन को हमने क्या बोला है? फोर्स्ड ऑसिलेशन। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? अब वक्त आ गया है ये समझने का कि रेजोनेंस क्या होता है। भाई रेजोनेंस क्या फंडा है? रेजोनेंस का मतलब होता है, अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं तुम लोगों को, सिंपल भाषा में, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, तो ऐसे समझ लो, अगर दो चीजों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, ऑसिलेशन की दो चीजों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए? बराबर, तो हम बोलेंगे कि वो दोनों किसमें है? दे आर रेजोनेटिंग विद ईच अदर, मतलब दे आर इन रेजोनेंस, यूनिसन में है वो, उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर है। एक सिंपल सी बात ये समझ में आती है कि नहीं? लेकिन अब अगर तुम डेप्थ में जाके रेजोनेंस का मतलब समझना चाहते हो तो थोड़ा सा सुनो, फील लेने की कोशिश करो कि क्या होता है रेजोनेंस। देखो इसको, देखो इसके मैं फोर्स्ड ऑसिलेशन करा रहा हूं और मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं, इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो 2π√L/G से आएगी, और मैं जिस फ्रीक्वेंसी से फोर्स लगा रहा हूं वो मैं डिसाइड कर रहा हूं। तो सारे बच्चे इसको ध्यान से देखना, मैंने इस पे बहुत जल्दी जल्दी फोर्स लगाया ऐसे करके, देखो मैं बहुत जल्दी जल्दी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से इस पे फोर्स लगा रहा हूं। तुम बताओ क्या इसका ऑसिलेशन स्टेबल दिख रहा है? ये रैंडमली ऑसिलेट कर रहा है। बोलो यस और नो? यस। तो क्या मेरे फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी और इसकी जो अपनी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम है? पर अगर ऐसा हो जाए कि जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से मैं क्या करना शुरू कर दूं? फोर्स लगाना शुरू कर दूं, यानी कि मेरी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी और इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाए, तो मैं कह दूंगा ये किसमें आ गया है? रेजोनेंस। इसको फील लेते हैं, इसकी फील लेते हैं भाई। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1 हर्ट्ज का मतलब ये 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है? एक। और मैं भी किस फ्रीक्वेंसी पे फोर्स लगाऊं? 1 लेकिन मैं भी 1 सेकंड में कितनी बार फोर्स लगाऊं? तो हम बोल देंगे रेजोनेंस होगा। इसको फील करने के लिए मैं क्या बोलता हूं, झूला देखा आपने? आपने झूले को ऐसे धक्का मारा, तो जब वो झूला पूरा आगे जाके पूरा पीछे आ गया है, जब उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है, तभी आपने उस पर दोबारा फोर्स लगा दी है, तो बेटा वो एक लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है कि नहीं करता है? तो आप बोलोगे कि झूला और आपकी ड्राइविंग फोर्स रेजोनेंस में है। क्या ये बात समझ में आती है? यस। और अगर बेटा रेजोनेंस आ गई, मतलब मेरी फोर्स की फ्रीक्वेंसी और इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई, तो क्या आप ये बात को फील कर पा रहे हैं कि तब इसका जो ऑसिलेशन होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही क्लियर होगा और बहुत ही लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ दिखेगा? यस सर। देखिए मैं इस पे रैंडमली किसी भी फ्रीक्वेंसी से फोर्स लगाऊं ज्यादा करके, क्या इसके एम्पलीट्यूड लार्ज दिख रहे हैं मुझे? नहीं। लेकिन मैं अपनी उंगली की फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करता हूं कि ये ऐसे जाएगा, और जब ये ऐसे लौट के आएगा
रस्सी ठीक उसी इंस्टेंट पे मैं इस पे टक से ऐसे करके फोर्स लगा दूंगा, तो बार बार अगर मैं ऐसा करूं कि ये आगे जाए और यहाँ पे टक से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फोर्स लगाता रहूं, तो देखो ये लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा कि नहीं? यस ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोनेंस क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर यानी कि रेजोनेंस का एक्चुअल मतलब तो ये होता है बेटा कि जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स की या ड्राइविंग फोर्स की, कुछ भी बोल लो, कुछ भी क्या कर लो, बोल लो, वही फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाए? सिस्टम की सिस्टम की। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा सिस्टम क्या होने जा रहा है? व्हाट इज द सिस्टम दैट वी आर डीलिंग विद? स्ट्रिंग। एंड ऑल्सो हमें ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है कि एट व्हाट? रेजोनेंस At resonance, system vibrates with, या system greater oscillates, amplitude large amplitude system oscillates with large amplitudes. बोलिए साहब, क्या इतनी बात समझ में आती है yes sir ना? अरे हाँ की ना? हाँ सर चलिए अब सुनिए, ध्यान से, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल फील दूं कि रेजोनेंस क्या होता है, कैसे हमें दिखेगा कि रेजोनेंस है, तो थोड़ा इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है। क्या है बेटा? वुडन ब्लॉक। और इस वुडन ब्लॉक के ऊपर मेरे पास एक रस्सी है जिसको मैंने दोनों एंड पर क्या कर रखा है? बांध रखा है दोनों एंड पर क्या कर रखा है बेटा? बांध रखा है। बोलो, बात समझ में आती है? yes sir एंड लेट मी से इस पर जो एल है वो एल लेंथ की रस्सी है। अब मैंने क्या किया, ध्यान समझना। क्या आप ट्यूनिंग फॉर्क समझते हैं? व्हाट इज अ ट्यूनिंग फॉर्क? yes sir आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके का दिखता है। हैव यू सीन इट? यस सर इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क की स्टेम, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स। आप लोगों के घर में भी होता है। घर में बेसिकली किचन में चिमटा देखा है जिससे पापड़ गर्म करते हैं, देखा है? yes sir ट्यूनिंग फॉर्क ही होता है बेटा, उसी को ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। तो बेसिकली ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है। अब तुम एक बात बताओ, अगर इस ट्यूनिंग फॉर्क को मैं यहाँ से पकड़ूं और ऐसे करके हिट कर दूं किसी भी चीज से, तो इसके प्रॉन्ग्स ऐसे करके वाइब्रेट करेंगे कि नहीं? yes sir तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये ट्यूनिंग फॉर्क लिया, इसको ऐसे जोर से मारा तो ये वाइब्रेट करने लग गया। और जब ये वाइब्रेट करने लग गया तो इसको मैंने ले जाके यहाँ पे टच करा दिया, इस वुडन बोर्ड ब्लॉक पे, इस लकड़ी के डब्बे पे ऐसे टच करा दिया, और ये इसके प्रॉन्ग्स ऐसे करके क्या कर रहे हैं? जोर जोर से बोलो भैया। वाइब्रेट तुम सोच के बताओ, अगर ये ऐसे 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 वाइब्रेट करेंगे, लेट अस से एट सम फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी से? f0 तो बेटा अगर ये ऐसे 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 हिलेगा तो क्या रस्सी में भी वाइब्रेशन सेट हो जाएंगी? yes sir अगर रेजोनेंस में हो तो रेजोनेंस में हुआ नहीं, क्या रस्सी वाइब्रेट वो तो करेगी? वैसे भी होगा ना। हाँ वाइब्रेट करेगी बट स्टैंडिंग वेव्स बनेंगे नेसेसरी नहीं क्या ये और रस्सी कनेक्टेड है समाओ? नहीं yes sir हाँ, थ्रू द ब्लॉक। कनेक्टेड है ना भाई, तो ये थ्रू द ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो ये चीज अगर ऐसे कैसे हिलेगी तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? yes दैट मींस इस रस्सी में भी क्या सेट होंगी? वाइब्रेशन वाइब्रेशन नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या जरूरी है कि यहाँ स्टैंडिंग वेव बन जाए? yes sir ना वेव तो तभी बनेगी जब ये लेंथ एक सर्टेन वैल्यू λ/2 के मल्टीपल्स में हो। यस yes सर। sir अब मैंने कहा कि मान लो लेंथ तुम्हारे पास एक्यूरेट है, ये लेंथ λ/2 के किसमें है? multiples यानी कि यहाँ पर क्या बन रही है? standing wave तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि क्या दिखेगा आपको, कैसे हम पहचानेंगे कि रेजोनेंस आ गया है। प्लीज समझिएगा इस बात को। जब आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ ऐसे रख के हिलाएंगे तो ये रस्सी आपको कुछ ऐसे ऐसे करके हल्के बहुत छोटे छोटे एम्पलीट्यूड से ऐसे हिलती हुई दिखेगी। अगर ये बहुत छोटे छोटे एम्पलीट्यूड से हिलती हुई दिख रही है तो मैं इससे ये बात मान लूंगा कि इस पर अभी स्टैंडिंग वेव नहीं बनी है, क्योंकि एम्पलीट्यूड अभी बहुत छोटे हैं, यानी कि रेजोनेंस अचीव नहीं हो नहीं हुआ। लेकिन एक बार इस पर स्टैंडिंग वेव बन गई, मान लो इस पर स्टैंडिंग वेव बन गई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसकी सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं? बहुत सारी मल्टीपल होंगे। इसकी बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। बोलो यस और नो। yes sir
ये फर्स्ट हार्मोनिक में भी हो सकती है, सेकंड में भी हो सकती है, मतलब ये एक लूप में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है। ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुमने? हाँ सर। पढ़ा है तो इसमें अगर स्टैंडिंग वेव सेट हो गई तो इस पर जो स्टैंडिंग वेव सेट होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? NV/2 है। अगर इसमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी इससे क्या कर गई बेटा? मैच मैच कर गई। इससे क्या कर गई? मैच कर गई मैच कर गई। तो क्या होगा? रेजोनेंस रेजोनेंस आ जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजोनेंस रेजोनेंस आ जाएगा। जैसे ही इसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी इससे मैच करी आप बोलेंगे दे आर इन रेजोनेंस। और मुझे प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा रेजोनेंस? अचानक से रस्सी बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हुए बहुत क्लियरली नीटली नेकेड आई से दिखेगी मुझे, ऐसे ऑसिलेट करती हुई। इसकी स्टैंडिंग वेव्स बहुत प्यार से दिखेंगी मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि इस रस्सी की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क से मैच कर गई है। दोनों के बीच में क्या सेटअप हो गया है? रेजोनेंस। रेजोनेंस। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये जरूरी है कि रस्सी पर स्टैंडिंग वेव बने और वो इसके साथ रेजोनेंस में आ जाए? No. इस सवाल का जवाब आपको सोचना पड़ेगा। क्या ये जरूरी है कि रस्सी पर स्टैंडिंग वेव बने और वो उसके साथ रेजोनेंस में आ जाए? नहीं सर। यस यस सर। नहीं Yes. नहीं नहीं। समझो क्यों। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं भी एक एग्जांपल देता हूं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मान लो इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 90 हर्ट्ज। बोलो कितनी है? 90 hertz इस पे क्या बन रही है? standing wave. स्टैंडिंग वेव। लेकिन जो स्टैंडिंग वेव बन रही है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कितनी है? जल्दी बताओ। 20 hertz. तो बेटा अगर फंडामेंटल 20 है तो बाकी 20 के मल्टीपल्स में होंगी। यस सर। यस क्या इसका कोई भी मल्टीपल कभी 90 हो पाएगा? No. नहीं 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, 100 होगा, बट क्या कभी 90 होगा? नहीं सर। स्टैंडिंग वेव तो बनेगी पर इसके और इसके बीच में कभी भी रेजोनेंस अचीव, नहीं। यानी कि इसके एम्पलीट्यूड कभी भी लार्ज नहीं होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस तो स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगी? क्या कह रहा? स्टैंडिंग वेव बनेगी वेव्स के इंटरफेरेंस से बनती है ना। स्टैंडिंग वेव रेजोनेंस से थोड़ी बनती है। स्टैंडिंग वेव तो इधर एक वेव जाएगी, इधर से टकरा के दूसरी वेव आएगी, उनके इंटरफेरेंस से बनेगी। अगर लेंथ 20 हर्ट्ज की फंडामेंटल के लिए होगी तो उसकी बन जाएगी। समझ आई बात? सर। पर जब भी वो जो दूसरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ इसमें मल्टीपल में देगा तभी स्टैंडिंग वेव्स बनता है ना, कि उसके बगैर भी बनता है? मतलब क्या कह रहे हो? सर जैसे ट्यूनिंग फोर्क का नेसेसरी नहीं है क्योंकि वो फंडामेंटल के मल्टीपल हो। अरे अगर यही मतलब तुम ये कह रहे हो कि इसी ट्यूनिंग फॉर्क से मैं इसको हिलाऊंगा तो फिर तो वो मल्टीपल होगा ही होगा। अच्छा, तो आप बोल नहीं रहे हो क्या वेव बन रहा है? नहीं बच्चे, अब जैसे ऐसे मान लो इसका फंडामेंटल 30 हर्ट्ज है। बताओ भाई रेजोनेंस अचीव हो सकता बन जाएगा। हाँ सर। हो सकता है रेजोनेंस अचीव? यस सर। कैसे? थर्ड हार्मोनिक का कौन सा हार्मोनिक इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा? तीसरा थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। तो अगर इसका फंडामेंटल होगा तो जब ये 3 लूप में ऑसिलेट करेगी, 3 लूप में ऑसिलेट करने का मतलब जब ये रस्सी ऐसी दिखेगी आपको दो नोड भी, और ये ऑसिलेशन बिल्कुल बहुत साफ दिखेगा। रस्सी मतलब ये पार्ट ऐसे ऊपर जाता हुआ, ये नीचे जाता हुआ, फिर ये ऊपर जाता हुआ, ये बहुत अच्छे से दिखता है नेकेड आई से। तो हम बोलते हैं कि क्या अचीव कर लिया भैया हमने? रेजोनेंस। ये कुल मिला के इन डेप्थ मतलब होता है रेजोनेंस का। सिंपल भाषा में रेजोनेंस का मतलब होता है दो ऑसिलेटिंग चीजों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई आपस में? मैच। मतलब मल्टीपल की फ्रीक्वेंसी और इस रस्सी के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाएगी तो मैं बोल दूंगा रस्सी और ट्यूनिंग फॉर्क रेजोनेंस में है एक दूसरे के साथ। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। yes. कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो मतलब स्टैंडिंग वेव बन रहा है, पर अगर स्टैंडिंग वेव बन रहा है तो मतलब नेसेसरी नहीं है कि रेजोनेंस हो ही रहा है ना? क्या बेटा? नहीं, रेजोनेंस हो रहा है। तो मतलब अगर रेजोनेंस हो रहा है तो मतलब स्टैंडिंग वेव पक्का बन रहा है, पर हाँ। अगर स्टैंडिंग वेव पक्का बन रहा है तो मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि रेजोनेंस हो रहा है ना? अगर बेटा स्टैंडिंग वेव उसी सोर्स ने बनाई होगी तब तो होगा ही होगा। अगर वो किसी दूसरे सोर्स से बनी हुई स्टैंडिंग वेव होगी तो जरूरी नहीं है ना। ठीक है, अंडरस्टूड सर। नहीं आई बात समझ में? समझ आ गया सर। इज दैट Sir, क्लियर? यस सर। हाँ बोलो। से लार्ज एम्पलीट्यूड वो 2A तो नहीं होगा ना? क्या कह रहे हो?
जैसे स्टैंडिंग वेव पर तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 ही होता है, तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड जो अचीव होगा 2a से ज्यादा नहीं होगा, 2a को एक्सीड थोड़ी करेगा कभी भी। अच्छा ठीक है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब रेजोनेंस अचीव हो जाएगी ना तो कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, तो ये अच्छे से ऑसिलेट करेगा। जब रेजोनेंस अचीव नहीं होगी तो इसमें बहुत जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं, उस मैथमेटिक्स में जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बहुत एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, तो ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट नहीं कर पाता है। समझ आई बात? सर इसमें हम लोग क्या वे में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? हम कुछ नहीं जानते, तो ट्यूनिंग फॉर्क बनाया, ट्यूनिंग फॉर्क से यहाँ पे वाइब्रेशन सेट किया मैंने। हाँ सर वही तो, फोर्स कैसे मतलब अरे तो ये ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेसी है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, यही तो ड्राइविंग फोर्स है। ठीक। बोलो बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अब सुनो ध्यान से, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए आप, क्योंकि डाउट है तो फिर आगे आपको दिक्कत आएगी। सर टेक्निकली एम्पलीट्यूड सबसे लार्ज तब होगा क्या जब फोर्स और जो मिनिमम वैल्यू ऑफ मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसके बराबर होगा? नहीं ऐसा नहीं कह सकते बेटा, मैक्सिमम पार्टिकल एम्पलीट्यूड तो 2a से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना भाई। हाँ सर, पर अगर आप फोर्स सबसे मतलब कम टाइम में लगाओगे ना, अगर एग्जैक्टली फंडामेंटली रहा तो फिर तभी एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी हम लोग और ऑफन प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ ये बोल करेक्ट। सर रेजोनेंस होने के लिए स्टैंडिंग वेव होना और इंटेंसिटी। हाँ बेटा बिल्कुल, रेजोनेंस के लिए अगर बेटे रस्सी की रेजोनेंस है, ऐसा नहीं है स्टैंडिंग वेव होना जरूरी है। जैसे एक बात बताओ, समझो इधर, समझो इस बात को। म्यूजिक सीखा है तुमने कभी? यस यस तो बेटा म्यूजिक में रियाज करते हैं कि नहीं रियाज करते हैं? तो रियाज कैसे करते हैं समझो। जैसे मान लो आप पियानो बजा रहे हो, तो आपने पियानो पे एक नोट प्ले किया, आपने एक नोट प्ले किया और उसी नोट प्ले करके आपने गले से ऐसे रियाज करना शुरू किया, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हम लोग यही तो कोशिश करते हैं कि हम अपने सा की फ्रीक्वेंसी को पियानो के सा की फ्रीक्वेंसी से मैच करा दें। यस सर। तो बेसिकली जब मेरे गले की फ्रीक्वेंसी पियानो के सा की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो उसी को तो रेजोनेंस बोल रहा हूं मैं। नहीं आई बात समझ में? दैट इज रेजोनेंस। क्योंकि यहां तो मैं सिर्फ रस्सी के साथ डील कर रहा हूं, इसलिए स्टैंडिंग वेव की बात कर रहा हूं। हालांकि है वहां पे भी स्टैंडिंग वेव ही, वो साउंड की स्टैंडिंग वेव्स है, उसको भी भूल जाओ तुम। रेजोनेंस से सिंपल सा मतलब है दो चीजों की फ्रीक्वेंसी आपस में क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। आप समझो। तुम यहां से तुम्हें थोड़ा सा मैं म्यूजिक के बारे में बताता हूँ। जो लोग म्यूजिक के टीचर्स होते हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि आप सुर में गा रहे हो कि नहीं गा रहे हो? मुझे कैसे पता? सपोज मैं म्यूजिक का टीचर हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं रियाज करो, तुमने पियानो पे सा बजाया और तुमने अपने गले से गाया सा रे गा मा पा धा नी सा। मुझे सुन के कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा सा करेक्ट लगाया कि नहीं लगाया, तुमने सही सुर लगाया है कि नहीं लगाया? अगर वो नोट और आपका वॉइस सेम हो गया तो यस नहीं ऐसे वॉइस ज्यादा लाउड हो रेजोनेट हो गए तो दोनों रेजोनेट मैच होना इस इंस्टेंट पर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाएगी। क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा मुझे? बोलो यस और नो। यस लार्ज मिलेगा, एम्पलीट्यूड लार्ज मिलेगा, तो क्या इंटेंसिटी लार्ज मिलेगी? हाँ सब लाउड। कान पे समझ में आएगा कि हाँ इंटेंसिटी लार्ज मिल रही है। लेकिन अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस रहा, तो बेटा वो इंटेंसिटी मेरे कान पे वेरी कर रही होगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऐसे पता चलता है म्यूजिक टीचर्स को कि आप रेजोनेट कर पा रहे हैं सुर के साथ कि नहीं। सुर सही लगने कंसिस्टेंटली लाउड रहेगा। हाँ वो कंसिस्टेंटली लाउड रहेगा, एक ही इंटेंसिटी आपको सुनाई देती रहेगी। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं सोनोमीटर या फिर क्या? बोलो क्या बोलते हैं? मोनोकॉर्ड। प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्या करते हैं सोनोमीटर और मोनोकॉर्ड में। बहुत सिंपल है क्योंकि आपको मोरलेस समझा दिया। हाँ बोलो बेटा जल्दी बोलो। तो जो आपने एग्जांपल दिया ट्यूनिंग फोर्क और वो स्टैंडिंग वेव्स बने थे, उसमें मतलब अगर फ्रीक्वेंसी अलग हो दोनों का, सो मतलब अगर स्टैंडिंग वेव सिर्फ स्टैंडिंग वेव बनती तो मतलब जो उसका जो एम्पलीट्यूड होता और ट्यूनिंग फोर्क मतलब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है क्या? मतलब तो मतलब मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग लिया, दो इस पे टाई किया, उस पे जो एम्पलीट्यूड आ रहा है
और फिर एक ट्यूनिंग फॉर्क लगाया बाजू में, और उसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी समझो अलग। क्या उसी ट्यूनिंग फॉर्क से वो स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रही है? नहीं, मतलब उसी ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन से वो स्ट्रिंग में वाइब्रेशन है कि उस स्ट्रिंग में तुमने वाइब्रेशन किसी और सोर्स से दी है? किसी और सोर्स से दिया और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो हाँ, तो मतलब फिर फर्क नहीं पड़ता। फिर रेजोनेट होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और कुछ नहीं। नहीं, मुझे पूछना है कि मतलब वो एक्चुअल एम्पलीट्यूड से कम हो जाता है क्या एम्पलीट्यूड? हाँ बेटा, ये वाइब्रेशंस एम्पलीट्यूड्स कम हो जाते हैं, एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, क्योंकि हम तो जब जो हमने स्टैंडिंग वेव बनाई थी उसमें एनर्जी डिसिपेशन नहीं माना था ना हमने। हाँ, यस सर। देखो इधर, सोनोमीटर या मोनोकॉर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पूरा पढ़ा दिया है, छोटे छोटे पार्ट्स एंड बिट्स एंड पीसेस में। तो अब आपको यहाँ पर चीजें सिर्फ रिकलेक्ट करनी है। बहुत ध्यान सुनिएगा, एचएससी के जितने बच्चे हैं, आई एम श्योर आपने ये अपनी लेबोरेटरी में किया भी होगा। किया है सोनोमीटर? बहुत बार हो गया। सोनोमीटर में क्या करते हैं? Yes, sir. ऐसा होता है सोनोमीटर, किया है कि नहीं? देखो बेटा, क्या होता है ये? वुडन ब्लॉक। एक एक चीज ध्यान से समझना, आपको एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर है तो ही मैं मानूंगा कि आपको सोनोमीटर और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहां से एक रस्सी लेते हैं, इस रस्सी को ऐसे करके पुली से बांध देते हैं और पुली से बांध के यहाँ पे कुछ वेट्स टांग देते हैं। वेट्स मतलब मान लो मैंने एम मास टांग दिया, कोई बात, कोई दिक्कत? नाउ लिसन टू मी। उसके बाद यहां पर ऐसे करके एक क्लैंप होता है, क्लैंप बोल लो या इसको ब्रिज बोल लो। C1 ये फिक्स्ड है, और एक दूसरा क्लैंप होता है ये वाला C2 या B2 भी बोल सकते हो, ब्रिज भी बोल सकते हो। ये मूवेबल है। मूवेबल का मतलब ये हो गया कि इस क्लैंप को तुम आगे पीछे करके ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो दो पॉइंट्स, इनके बीच में जो रस्सी की लेंथ है उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसको इधर ले आओगे, रस्सी छोटी हो जाएगी, इधर ले आओगे, बड़ी जाएगी। कॉमन सेंस की बात ये कहती है, इतनी बात तो मैं समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं इस रस्सी पे स्टैंडिंग वेव बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो वो जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसकी बाउंड्री कंडीशन ये है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट पे तो नोड ही बनना चाहिए। बोलो, बात समझ में आती है? हाँ सर। Yes, sir. और क्या वो स्टैंडिंग वेव, अगर ये लेंथ L है मान ले, अगर ये लेंथ L है, क्या वो स्टैंडिंग वेव इस L की किसी भी वैल्यू पे बन जाएगी? नहीं सर, उसके लिए एक सर्टेन वैल्यू चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। उस सर्टेन वैल्यू पे एडजस्ट करने के लिए ही ये वाला क्लैंप मूवेबल होता है, कि इसे आगे पीछे करके लेंथ को एडजस्ट करते हैं, तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक स्टैंडिंग वेव हमें मिल नहीं जाती। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट चीज, यहां पर नीचे एक स्केल लगा होता है ऐसे करके। क्यों लगा होता होगा ये स्केल? डिस्टेंस मेजर करने कि वो रस्सी की जो भी लेंथ है मेजर कैसे करोगे? मिल जाएगा उससे। मेजर करने के लिए स्केल लगा होता है। यहां तक बात समझ में आती है? Yes, sir. अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हमने किया क्या साहब। हमने एक तो लिया ट्यूनिंग फॉर्क, जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता है। इस ट्यूनिंग फॉर्क को ऑसिलेट कराया मैंने कुछ तो F0 फ्रीक्वेंसी से, और यहां पर लगा के छोड़ दिया। बोलो यस और नो? यस। नाउ लिसन टू मी। जब मैं इसको F0 से ऑसिलेट कराऊंगा तो इस F0 के ऑसिलेशन से क्या इस रस्सी में वाइब्रेशन सेट होंगे? Yes. बोलो हाँ। Yes. तो इसमें वाइब्रेशन तो सेट हो जाएंगे, मतलब इसमें कुछ ट्रैवलिंग वेव्स तो क्रिएट हो जाएंगी, पर क्या स्टैंडिंग वेव भी क्रिएट हो जाएंगी? यूज योर ब्रेन। आपने इसे हिलाया, इसके हिलाने से क्या है, रस्सी वाइब्रेट करेगी? Yes. तो इसकी वो जो वाइब्रेशन है, मतलब इस पे वेव सेट हो जाएंगी, क्या वो स्टैंडिंग वेव होंगी? Yes, sir. हमेशा थोड़ी होंगी। हमेशा नहीं होंगी। तभी होंगी ना जब तुम इस L को λ/2 के मल्टीपल में एडजस्ट करोगे। Yes. तेरा L λ/2 के मल्टीपल में नहीं आया तो इस पे ट्रैवलिंग वेव चलेंगी, ऐसे वेव चलेगी, स्टैंडिंग वेव नहीं क्रिएट होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। भेजे में कि नहीं? हाँ सर। यस सर। समझो। तो उसके लिए पहले तो मुझे इस L को क्या करना पड़ेगा साहब? N λ/2. तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या करते हैं, कागज का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं इस तरीके का। जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया उन्हें पता होगा, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उस कागज का छोटा सा टुकड़ा लेके इस रस्सी के ऊपर यहाँ पर कहीं पर ऐसे करके रख देते हैं। क्यों रखते हैं अभी मैं बताऊंगा। एक कागज का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और इसको फोल्ड करके यहाँ पर रख देते हैं। इसको बोलते हैं पेपर राइडर। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रिप ऑफ पेपर लेते हैं मोस्टली। यस, एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लेते हैं, बहुत हल्का सा स्ट्रिप ऑफ पेपर लेते हैं, उसको कहीं पर ऐसे करके रख देते हैं। तो ये मैंने ऐसे करके कागज का टुकड़ा रख दिया। अब धीरे धीरे सुनना, ये सोनोमीटर करता क्या है।
ये सोनोमीटर is used to calculate wave velocity on a string. इस रस्सी पर वेव की क्या वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करने के काम आता है। आराम से सुनिएगा, सारी कहानी ऑलरेडी आपको पता है, सिर्फ आपको रिकलेक्ट करनी है। हाँ भैया, मैंने फिर से बोला, यहां मैंने इसको हिलाया, इसके हिलाने से रस्सी हिलना शुरू हुई, क्या इस पर स्टैंडिंग वेव बन गई? हर बार नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। उसके लिए एल की कुछ क्या होनी चाहिए? λ/2 का मल्टीपल। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने इस C2 को यहां से ऐसे करके मूव कराना शुरू किया, और एक हमने लेंथ ऐसी मिली, मान लो C2 यहां आ गया, एंड दिस इज द फर्स्ट लेंथ दैट आई रिसीव्ड, L1, जो इस स्केल पर मैंने रीड करी, जिस पर इस पे क्या बन गई? बोलो क्या बन गई? स्टैंडिंग वेव, फंडामेंटल वाला स्टैंडिंग वेव। अब सवाल होता है, सर हमें कैसे पता चला स्टैंडिंग वेव बन गई? तो हमें देखो कैसे पता चला। अगर ये लेंथ L1 सफिशिएंट है स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए, तो इस पर इतने पोर्शन पर स्टैंडिंग वेव बन जाएगी विद बोथ दिस पॉइंट्स एज नोड्स, यस और नो? यस यस सर। उस स्टैंडिंग वेव की एक फ्रीक्वेंसी होगी कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होंगी? मल्टीपल। से कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर इससे क्या कर गई, कर गई, तो फर्स्ट रेजोनेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस। और मुझे कैसे पता चलेगा रेजोनेंस आ जाएगा? तब ये रस्सी ऐसे शुरू कर देगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। अब लैबोरेटरी में कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस हो गया है? राइडर गिर जाएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है। कैसे पता चलेगा? अगर इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो इसके एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएंगे, और अगर इसके एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएंगे तो ये राइडर गिर जाएगा। यहाँ से समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? यस सर। रस्सी अगर ज्यादा जोर जोर से हिलना शुरू करेगी तो ये पेपर राइडर से क्या कर जाएगा बेटा? फॉल कर जाएगा। तो जब ये फॉल कर जाता है तो हमको लगता है कि हाँ भैया, अब हमारी रस्सी अच्छे एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रही है, स्टैंडिंग वेव बन चुकी है, और इतने पार्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे मैच कर गई है? बोलिए। F0। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या जरूरी है कि इतना पार्ट फंडामेंटल में ही हो, या किसी भी हार्मोनिक में हो सकता है? किसी भी हार्मोनिक में हो सकता है। तो लेट अस से थर्ड हार्मोनिक की मैच कर रही है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया सिर्फ तुमको समझाने के लिए कि लेट अस से ये थर्ड हार्मोनिक में था, और इसकी थर्ड हार्मोनिक किससे मैच कर गया? टेल मी। क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज द फर्स्ट रेजोनेंस दैट आई हैव अचीव्ड? यस सर। नाउ लिसन टू मी व्हाट आई एम डूइंग। यहां से मैं इसको दोबारा हिलाऊंगा और आगे लेके जाऊंगा, ताकि अगली बार एक बार फिर से क्या बन जाए? रेजोनेंस। स्टैंडिंग वेव। तो बेटा एक बात बता सोच के, ये जो लेंथ है ये λ/2 का कुछ मल्टीपल है, तो अगर तू इसको यहाँ से जरा सा ऐसे हिलाएगा तो क्या फिर से स्टैंडिंग वेव बन जाएगी? नहीं सर। थोड़ी दूर हिलाना पड़ेगा कि नहीं हिलाना पड़ेगा? मैंने यहाँ हिलाया तो मैंने बोला ये लेंथ हो गई λL2, जिस पर अगेन ये जो L2 है ये λ/2 का नेक्स्ट मल्टीपल हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। एक बार फिर से इस पर क्या बन गई? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी इसके साथ क्या कर गई? रेजोनेट। तो बेटा क्या तुम्हें बेसिकली ये समझ में आता है कि बेसिकली जो भी स्टैंडिंग वेव बन रही थी, बस हमने उसमें एक लूप एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। यस और नो? यस केयरफुली, क्या लैबोरेटरी में मुझे L1 पता होगा? यस सर। हाँ सर। क्या मुझे L2 पता होगा? हाँ सर। देखते हैं ये समझ पाते हो कि नहीं। क्या तुम्हें ये समझ में आता है कि L2 - L1 विल बी λ/2? यस सर। यस सर। नहीं आया समझ? आया नहीं आया? हाँ लेमडा मिल जाएगा? हाँ सर। कितना? 2 टाइम्स L2 मुझे निकालना क्या था? वेव वेलोसिटी। तो बेटा जो वेव की वेलोसिटी होती है, क्या वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होती है? यस सर। अरे बेटा इस रस्सी के वाइब्रेशन की वही फ्रीक्वेंसी है जो इस ट्यूनिंग फॉक की है। रेजोनेंस में है ना दोनों? हाँ सर। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है? दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई होगी? सेम हो गई होगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई F0, और लैम्डा की जगह आपने लिख दिया 2 × L2 - L1। इस रिलेशनशिप को देख के बताइए,
इसमें क्या क्या पता है आपको? क्या आपको एफ नॉट पता है? पता है 2 पता है, L2 L1 पता है? हाँ सर। लेंगे की वेलोसिटी निकाल लेंगे। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। तो अगर कोई मुझसे आपसे पूछेगा कि सोनोमीटर किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो मैं क्या बताऊंगा? सोनोमीटर रेजोनेंस पे काम करता है। बोलो बात समझ में आ रही है? छोटी सी चीज मैं और पूछ लेता हूं, अगर तुमने उतना भी पकड़ लिया इसका मतलब तुम जाग रहे थे, सोए नहीं थे। क्या तुम्हें ये समझ में आता है इस पूरे अरेंजमेंट से कि मुझसे वो इसमें ये भी पूछ सकता है कि बताओ इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यहाँ पर मुझे कितना मास लटकाना पड़ेगा? हाँ सर। बेटा यहाँ क्या लग रहा होगा, जल्दी बोलो। mg के बराबर mg के। तो लिसन टू मी, यहां से तुम ये जो वेव वेलोसिटी एक्सपेरिमेंटली इससे कैलकुलेट करके निकालोगे, ये फॉर्मूले के हिसाब से √T/μ के बराबर भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और T को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? बोल बेटा। mg। तो क्या मैं यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकता हूँ अगर मुझे सारे पैरामीटर्स पता है तो? हाँ सर। यानी कि मुझे पता चल जाएगा कि कितना मास मुझे यहाँ पे लटकाना पड़ेगा लेबोरेटरी में ताकि एक्सपेरिमेंट में कैरी आउट कर सकूं। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। आप बताओ ईमानदारी से। हाँ पूछो सर। अगर सेकंड हार्मोनिक पे पहला रेजोनेंस होता है तो मतलब हमें बीच में तो एक नोट दिखेगा, तो अगर हमने उससे λ/2 ढूंढ लिया और एक λ/2 आगे भी गए तो भी वापस हमें रेजोनेंस नहीं मिलेगा ना, जब तक कि हम लोग वापस पूरा λ आगे नहीं जाते। क्यों लैम्डा? क्यों λ/2 तो आगे जाना पड़ेगा अगले नोड पे, फिर स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। सर लेकिन अगर रेजोनेंस चाहिए तो हमें पता है कि पहला रेजोनेंस ही सेकंड हार्मोनिक पे हो रहा है, तो फिर फोर्थ हार्मोनिक पे दूसरा रेजोनेंस होना चाहिए। क्यों सर अगर जैसे वो जो F0 है, सोच के बोलो आराम से। सर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग है जो है मतलब उसका 30 है समझ लो, जैसा फर्स्ट वाला NV/2L जिसमें 1 डाल देते हैं, और ट्यूनिंग फोर्क का 60 है, तो अभी सेकंड हार्मोनिक पे दोनों 60 होंगे, तो फिर हमें उसे फोर्थ हार्मोनिक पे लेके जाना पड़ेगा ना, तभी 120 होगा ना। बेटा 120 थोड़ी करना है, इसी फ्रीक्वेंसी के बराबर करना है, तो वापस से सेम फ्रीक्वेंसी लेके आनी है। सर पर वापस सेम फ्रीक्वेंसी बाद में कैसे आओगे आप एक नोड आके जाके? मतलब सर फिर तो 3V/2L क्या? हाँ 3V/2L जैसा होगा ना। हाँ तो 3V/2L कैसे होगा जब भी V/2L ही 30 है, वो तो 90 हो जाएगा और वो दूसरा 60 है, तो हमें उसका मल्टीपल्स चाहिए ना। सोच लो बेटा। सर आप बता दो, फिर मेरा कॉन्सेप्ट गलत होगा। इधर देखो, पहले कितने लूप थे? पहले 2 लूप। अरे पहले कितने लूप थे? अच्छा ठीक है 3 लूप थे। 3 लूप थे, मानते हो? हाँ सर। ध्यान से सुनना, मान ले एक लूप की लेंथ 1 मीटर है। एक लूप की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो बताइए टोटल लेंथ कितनी है? 3 मीटर। 3 मीटर। इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकता है तू? हाँ सर मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी? 3V/2L। 2 into 3। बोल नहीं आई बात समझ में? हाँ सर। क्योंकि हार्मोनिक कौन सा था? थर्ड। अब मैंने इसमें 1 मीटर और बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? हाँ सर। तो अब लेंथ कितनी हो गई? अच्छा ओके ठीक है, समझ गया 4, और हार्मोनिक भी तो फोर्थ हो गया, तो अब मैं फोर्थ हार्मोनिक की अगर फ्रीक्वेंसी निकालूंगा 4V/2L, तो लेंथ 4 है, तो ये दोनों लेंथ का चेंज नहीं देख रहा था सर। ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। अब आया समझ में? अब भी नहीं आया समझ में? जल्दी बताओ। आ गया सर, वो लेंथ नहीं बदल रहा था मैं नीचे, मैं खाली ऊपर ही n का ही वैल्यू बढ़ा। अरे बेटा तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा, लेंथ भी तो चेंज कर रहे हैं अपन। बोलो बच्चों, इज द कॉन्सेप्ट यस सर। तो भी आज पढ़ाया है क्या? सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई हैं? हाँ सर। शेयरिंग का QR कोड प्लीज नोट्स ले लीजिए। क्या एक आदमी बोलो बेटा, ऐसे सब चिल्लाओगे तो मछली बाजार बन जाएगा। सर नोट्स अकोला के ग्रुप पे भेज सकते हैं?
हाँ पहले ये शेयर तो हो, क्यूआर कोड तो आए। 2 मिनट सर आ जाएगा। सर ये हमारे ग्रुप पे शेयर कर देंगे, वो हमारे पास फोन नहीं है अभी। ठीक है बेटा। यस सर। कर लिया इसको स्कैन? यस सर। ऑलराइट, जो भी आज पढ़ा बच्चों अच्छे से समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं सर ये है? सोनोमीटर मूवमेंट एक बार समझाइए ना। क्या कह रहे हो? सोनोमीटर मूवमेंट। सोनोमीटर सर मूवमेंट? जिनका हो गया निकल जाएगा। हाँ जिनका हो गया वो जा सकते हैं, जिसके पास कोई डाउट है सिर्फ वो वेट करिए, जिनका बाकी हो गया वो जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। एनीबॉडी हु हैज डाउट्स यू कैन वेट। अच्छा थैंक यू सर। सर जो सोनोमीटर मूवमेंट है उसको एक बार फिर से समझाइए ना। सोनोमीटर पे फिर से समझाऊं, देखो यहाँ पर तुम लेंथ लेके आए, L1 पे तुमने पहली रेजोनेंस ली, पहली रेजोनेंस मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कराई, इतनी बात समझ में आती? हाँ सर। फिर तुमने अगले गए, अगली स्टैंडिंग वेव के लिए तुम्हें एक पूरे नोड के बराबर, एक λ/2 के बराबर और आगे जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ हाँ ये आगे जाना पड़ेगा। फिर से मैच करा दिया मैंने फ्रीक्वेंसी, बोलो यस। यस सर। तो ये लेंथ मैंने नोट कर ली लैम्डा L1, ये नोट कर ली L2, तो क्या L2 माइनस L1 λ/2 के बराबर होगा? हाँ हाँ तो यहाँ से क्या लैम्डा इसके बराबर होगा? हाँ क्या वेव की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होगी? हाँ फ्रीक्वेंसी इस रस्सी की वही होगी जो इसकी है, हाँ तो F0 इनटू दिस हो जाएगा। हाँ सर। तो यहाँ से वेव वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई? आगे सर। बस वही निकाला। इसको अगर मैं √T/2 के बराबर कर दूं और T जो होगा इस रस्सी में जो टेंशन है वो mg के बराबर कर दूं, तो एक फर्दर इसको √mg/v के भी बराबर कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ। गॉट इट? ओके सर, थैंक यू सर। एक्सपेरिमेंट के पहले मास पता होना चाहिए ना, एंड मास एक्सपेरिमेंट के बाद समझेगा। नहीं बेटा, वो तो आपको एम सेट करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको या तो ये डाटा दे देगा तो पूछेगा बताओ एम की वैल्यू क्या है, या तो एम दे देगा तो पूछेगा बताओ L1 L2 की वैल्यू क्या है। कोई एक चीज पूछेगा आपसे, कोई एक चीज ही तो अननोन रखेगा, एक रिलेशन, तीन चीज थोड़ी पूछ लेगा। ओके ओके सर। और सर एक छोटा डाउट था कि मतलब आपने फर्स्ट रेजन हमने वो एक्सपेरिमेंट से निकाला, आपने सेकंड रेजन मतलब लूप के हिसाब से नहीं, मतलब हम वो एक्सपेरिमेंट से ही निकालेंगे ना सेकंड रेजन को? बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल। हमने फर्स्ट रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट से निकाला कि हमारा राइडर गिर गया, हमें पता चल गया रेजोनेंस आ गई, समझ आई बात? हाँ सर। फिर हम इसको आगे लेके गए, फिर हमने राइडर रखा, फिर जब राइडर गिर जाएगा तो हमको पता चल जाएगा सेकंड रेजोनेंस आ गई। वो तो मैंने बोल दिया कि λ/2 आगे जाना पड़ेगा, मुझे लैम्डा पता थोड़ी है। अगर मुझे लैम्डा पता होता तो मैं निकाल क्यों रहा हूँ यहाँ फॉर्मूला, समझ आई बात? हाँ सर। एक्सपेरिमेंट से निकाल, समझ आ रही बात? यस। एनी प्रॉब्लम? सर एक छोटा रिक्वेस्ट था। आप पूछो। सर आप पौधा बैच के लिए प्लीज़ एक डाउट लेक्चर शेड्यूल कर सकते हो? कोऑर्डिनेटर को 4 हफ्तों से बोल रहा हूँ, अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ, और दूसरे ट्रैक के सर भी नहीं सॉल्व कर पा रहे डाउट्स। ऐसा तो ज़्यादा नहीं है, 5-6 डाउट्स ही होंगे। मैं बोलता हूँ तुमसे, ठीक है? हाँ थैंक यू सर। बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू, बाय सर। बाय।